प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से अलंकार। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार क्या होता है और उसे जानने की हमें क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, यानी कि अलम का मतलब आभूषण और कार का मतलब सजाने वाला या करने वाला। तो आभूषण जो है वो किसी स्त्री को जिस प्रकार सजाते हैं, वैसे ही एक कवि जो है अपनी रचना को शब्दों के माध्यम से सजाता है, क्योंकि कवि के पास एक पेंटर की तरह ना रंग है, ना उसके पास कोई और चीजें जिससे वो अपनी रचना को सजा सके। उसके पास सिर्फ शब्द हैं। तो शब्दों को वो इस ढंग से रखता है अपनी रचना में कि जो कविता या काव्य बनता है उसमें पढ़ने वाले को आनंद आता है और वो रचना सुंदर बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आभूषणों से किसी महिला को, किसी स्त्री को सजाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो अलंकार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अलंकार के दो भेद हैं, एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब होता है कि शब्दों में क्या कवि इस ढंग से उनको रखता है रचना में कि वो अपने आप में उस रचना को सुंदर बना पाते हैं। जैसे शब्द अलंकार में सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है बार बार आना और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो जब हम किसी पंक्ति में आ से लेकर ज्ञ तक, यानी कि पूरी वर्णमाला से अगर कोई भी वर्ण बार बार आएगा एक ही पंक्ति में, अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी कैसे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं दो या दो से ज्यादा बार, यानी कि एक ही पंक्ति में जब कोई वर्ण दो या दो से ज्यादा बार उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, या तो दो बार आ गया या दो से ज्यादा बार आ गया, तो वहां पर हम पहचान लेंगे उसको कि वो अनुप्रास अलंकार है। 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए परिभाषा नहीं आएगी एग्जाम में, आपको पहचानने होंगे। आपको पंक्तियां दी होंगी काव्य की कहीं से भी, और आपको पहचानना होगा कि उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसलिए आपको पहचान जरूरी है। अब हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार की जो हमने पहचान बताई है, वर्णों की आवृत्ति, उसको हम कैसे समझें। यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने एक उदाहरण लिया है, तरनी, तनुजा, ताल, तमाल, तरुवर, बाहु, छाए। अब अगर हम इस पंक्ति को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ता, तरनी में ता, तनुजा में ता, ताल में ता, तमाल में और ता तरुवर में। यानी कि ये जो ता वर्ण है ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार आ गया। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब ये ता जो है इसकी जगह कोई भी वर्ण हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, आ से लेकर ग ज्ञानी तक कोई भी वर्ण हो सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा है और बीच में कोई भी गैप भी नहीं है इनमें। अगर ता यहाँ इस शब्द में आया है तो यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। ये 2 बार भी आएगा तो भी अनुप्रास होगा, और 2 से ज्यादा बार
चाहे कितने बार भी आए, जैसे यहाँ पर 5 बार आ गया तो भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। एक और उदाहरण देखते हैं अनुप्रास अलंकार का। मुदित महापति मंदिर आए। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर माँ एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, यानी कि माँ वर्ण की आवृत्ति माँ जो है यहाँ पर 3 बार आ गया। आवृत्ति का मतलब बार बार आना। तो यहाँ पर मुदित में भी माँ आया, महापति में भी माँ आया और मंदिर में भी माँ आया और एक साथ आए। यहाँ पर पहचान इसकी यही है कि ये एक साथ आने चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सा अलंकार बताएंगे? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कविताओं को जब पढ़ें तो वहां पर छांटते चले जाएं कि अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ प्रयोग किया है कवि ने। उसके साथ साथ 10th स्टैंडर्ड तक आपको अनुप्रास यहाँ तक की समझने की आवश्यकता है। वैसे इसके और भी आगे भेद हैं, लेकिन उनमें जाने की अभी आपको जरूरत नहीं है। आप अभी बस इतना ही समझें कि कोई भी वर्ण यदि 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार है। और ये सबसे आसान अलंकार है और पेपर में जरूर आता है, 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है ये। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आई। अब हम चलते हैं दूसरे अलंकार पर, यमक। अब ये जो यमक अलंकार है, इसमें क्या होता है, इसकी हम पहचान कर ले कि जहां शब्द कम से कम 2 बार आए, यानी कि 2 बार तो आना ही चाहिए, 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ण की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम शब्द की बात कर रहे हैं। वर्ण मतलब सिर्फ अकेला वर्ण, उससे शब्द कोई भी बन सकता है। लेकिन यमक में हम वर्ण को नहीं देख रहे, यहाँ पर हम देखेंगे शब्द को, कि जहां पर शब्द कम से कम 2 बार आ जाए, परंतु अगर वो 2 बार भी आया है तो वो दोनों बार अपने अलग अर्थ के साथ आएगा। अलग अर्थ का मतलब कि यदि वो 2 बार आया है तो उसके 2 अर्थ होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं यमक का, और ये भी जरूर आता है एग्जाम में, शब्द अलंकार में। आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं है कि ये शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है, आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वहां पर अलंकार कौन सा है, क्योंकि आपको हमेशा अलंकार छांटने के लिए ही आएंगे। अब हमने जाना कि हम अनुप्रास में जहां वर्ण को देख रहे थे, अब यमक में हमें शब्द को देखना है, और शब्द भी यदि 2 बार आया है तो वो दोनों बार अपना शब्द वही होगा, लेकिन अर्थ अलग लेकर आया होगा। देखते हैं एक उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। ये जो उदाहरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है और अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और बहुत छोटा भी है, बच्चे इसको आसानी से याद कर लेते हैं। देखते हैं आप इसका अर्थ, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति में घटा 2 बार आया, एक घटा ये और एक घटा ये। अब यदि ये 2 बार आया है तो हमने कहा था कि दोनों बार अपना अलग अर्थ लेकर आएगा, तो यहाँ पर ये अपना अर्थ लेकर आया है। घटा का मतलब बादल, पहली घटा का मतलब बादल। काली घटा, जब बारिश का मौसम होता है तो हम बोलते हैं ना कि काली घटा छा गई है, तो ये काली घटा वो वाली घटा है जब बारिश का मौसम होता है। तो बारिश का मौसम है तो काली घटा यानी के बादल। और काली घटा का घमंड घटा, घमंड का मतलब अभिमान, और इस घटा का मतलब है कम होना, कम होना। अब ये जो घटा शब्द था इस पंक्ति में 2 बार आया था, लेकिन दोनों बार अपना अलग मीनिंग लेकर आया। इस घटा का मतलब बादल और इस घटा का मतलब कम होना। जैसे हम किसी चीज में से एक चीज को माइनस करते हैं
तो वो दूसरी चीज कम हो जाती है, घटाना। तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ इस पूरी पंक्ति का कि काली घटा जब बरस गई तो उसका घमंड कम हो गया। आपने देखा होगा कि बारिश जो है आती है तो बादल जो हैं गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाजें करती हैं, और जब बरस जाती हैं तो वो शांत हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो पहले घमंडी थे बादल, और जब बरस गए तो उनका घमंड कम हो गया। यहाँ पर दोनों बार घटा का अर्थ अलग अलग आया। तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक। अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लें। याद का मतलब बिल्कुल आपको मौखिक रूप से याद होने चाहिए। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, और इसकी दूसरी लाइन है यह खाए बौरात जन उह पाए बौराए। यानी कि इस कनक का मतलब और इस कनक का मतलब दोनों का अर्थ भिन्न है। जैसे इस कनक का मतलब है सोना, स्वर्ण, गोल्ड, और इस कनक का मतलब है धतूरा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सोना, गोल्ड, और इसका मतलब हम लिख सकते हैं धतूरा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से। जब भी आपको परीक्षा में आए तो आप लिखकर समझा भी सकते हैं कि आपको इनके मीनिंग पता है, इसलिए आपको यहाँ पर यमक अलंकार क्यों है। यदि आप नहीं भी समझाएंगे तब भी आपको अंक मिलेगा, और यदि आप समझा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपको आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि एक कनक ऐसा है, यानी कि ये जो पहले वाला कनक है सोना, जिसका मतलब मैंने बताया, और दूसरा मतलब जो है धतूरा बताया। तो ये सोना अगर किसी को मिल जाए, दूसरी लाइन है इसकी, यह खाए बौरात जन ओह पाए बौराए। यानी कि एक सोने को तो आदमी अगर उसे खाएगा तब उसे नशा होगा। मादकता का मतलब होता है नशा, मस्त करने वाला। 100 गुना नशा ज्यादा है किसमें? इस वाले सोने में, स्वर्ण में। इससे 100 गुना मादकता सोने में ज्यादा है। यानी कि धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता है इस सोने में। अगर किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए तो वो तो मस्त हो जाएगा कि मैं तो बहुत अमीर हो गया, मुझे बहुत लक्ष्मी हाथ लग गई। लेकिन ये जो धतूरा है इसका उसे सेवन करना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, और जब वो उसे खाएगा तब उसमें मस्ती आएगी, वो मस्त हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कवि का कि दोनों सोनों में, दोनों कनक में 100 गुना की मादकता का अंतर है। एक को पाने से ही आदमी बौराए जाता है, बौराने का मतलब मस्त हो जाना, बौराया बौराया फिरता है ना, और दूसरे को खाने से मस्ती आएगी। तो दोनों बार कनक जो है वो अपना अलग मीनिंग लेकर आया। इसलिए आपको यहाँ पर कौन सा अलंकार बताना है? यमक। कौन सा अलंकार बताना है? यमक। ये था आपका यमक अलंकार। अब एक तीसरा अलंकार है जिसकी हम बात करना चाह रहे थे यहाँ पर। शब्द अलंकार में एक तीसरा अलंकार आता है